student, welcome back to the another session of the lesson of plus 2 class geography विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एंड वृद्धि। मतलब इस लेसन में हमने पहले सेशन में हमने किया था जनसंख्या वितरण और उस वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे, जनसंख्या घनत्व क्या होती है उसके बारे में हमने किया था। आज हम करेंगे जनसंख्या वृद्धि के बारे में। जनसंख्या वृद्धि, अभी क्या होती है जनसंख्या वृद्धि? मतलब जनसंख्या वृद्धि का मतलब है दो समय अंतराल के बीच में जो जनसंख्या बढ़ रही है हम उसे क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। मतलब इसमें हम क्या लेते हैं? दो समय का अंतराल लेते हैं। मतलब आपको पता ही है हमारी जो जनगणना होती है वो हर 10 साल में होती है, तो उन दशकों के बीच में, उन 2 दशकों के बीच में जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है। अभी मान लो 2001 में जो भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 102.70 करोड़। और 2011 में भारत की जो जनसंख्या थी वो बढ़कर कितनी हो गई? 121.02 करोड़। अगर हम इन दोनों का अंतर देखें तो इनका हमारा अंतर आता है 18.15 करोड़। 18.15 करोड़। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी वास्तविक वृद्धि दर है। मतलब हमारी जनसंख्या जो है वो इन 2 समय अंतराल के बीच में कितनी बढ़ी है? जनसंख्या की कितनी वृद्धि हुई है? 18.15 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो ये हमारी क्या है? वास्तविक जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, ये अभी हमारा हो गया जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। मतलब जब 2 समय अंतराल के बीच में हमारी जो जनसंख्या है वो नेचुरली कितनी बढ़ रही है तो वो हमारा आ गया जनसंख्या वृद्धि। अभी जनसंख्या वृद्धि को फर्दर हम करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। देखो वृद्धि को हम किस में कैलकुलेट कर रहे हैं? दर में कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब हमें उसकी दर बतानी है। अभी जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है? मतलब जो जनसंख्या बढ़ी है 18.15 करोड़ जो बढ़ी है, मतलब ये कितने परसेंटेज में बढ़ी है? मतलब जो परिवर्तन हुआ है, जनसंख्या का जो परिवर्तन हुआ है वो कितने प्रतिशत हुआ है? जब हम जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में दर्शाते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि दर कहेंगे। तो अभी ये देखो इसको हम कैसे निकाल रहे हैं? मतलब हमारी जो जनसंख्या है वो कितनी बढ़ चुकी है? 121.02 करोड़ है। ठीक है, बट इनिशियल हमारी क्या थी? 102.70 करोड़ थी। तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाग देने के बाद तो हमारे पास आ जाएगी इसकी प्रतिशत की जनसंख्या जो है वो कितने प्रतिशत बढ़ी है। तो इस तरह से हम जनसंख्या प्रतिशत निकालते हैं, या फिर हम कई बार करते हैं इसी को हम क्या करेंगे? इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। 2000 जो 1 वाली जनसंख्या है और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जनसंख्या वृद्धि दर। मतलब जो परिवर्तन हुआ है वो कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो ये आ गई हमारी जनसंख्या वृद्धि दर। इसके बाद जो हमारा इसमें आते हैं जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर, प्राकृतिक वृद्धि दर मतलब उसकी नेचुरली जो है वृद्धि दर कैसे हुई है। प्राकृतिक वृद्धि दर में हम क्या देखते हैं कि 2 समय अंतराल के बीच में
जो वो वास्तविक वृद्धि हुई, प्राकृतिक जो नेचुरली जो जनसंख्या बढ़ी है, तो वो हमारी आ जाती है प्राकृतिक वृद्धि दर। जैसे कि हमने 2001 और 2011 का किया था, जो ये 18.15 करोड़ जो थी, ये हमारी क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर है। क्या है ये हमारी प्राकृतिक वृद्धि दर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर में जन्म लेने वाले लोग हैं और उनको हम किससे घटा देते हैं, मृत्यु से घटा देते हैं, तो वो हमारी क्या आ जाती है, प्राकृतिक वृद्धि दर आ जाती है। मतलब जन्म को जब हम मृत्यु से घटाते हैं तो वो हमारी क्या आ जाएगी, प्राकृतिक वृद्धि दर आ जाएगी। मतलब इन दशकों में 2 समय के अंतराल में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या को हम मृतकों की संख्या से जब घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्राकृतिक वृद्धि दर। इसके बाद हमारा होता है वास्तविक वृद्धि दर। वास्तविक वृद्धि दर में हम क्या करते हैं, सॉरी ये जो है ये हमारी वास्तविक है, ये हमारी वास्तविक है, प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि इसमें प्रवास भी जुड़ चुका है। वास्तविक वृद्धि दर में हम क्या करते हैं, जन्म और मृत्यु के अंतर को, जन्म और मृत्यु के अंतर में जो हमारा प्रवास होता है उसके अंतर को भी जोड़ देते हैं। प्रवास में हमारा आ जाता है आप्रवास और उत्प्रवास। देखो आप्रवास, आ का मतलब क्या हो गया, आना, मतलब बाहर से जब लोग माइग्रेट करते हैं हमारे कंट्री में तो हम उसे क्या कहेंगे, आप्रवास। हमारे यहाँ से हमारे देश के लोग जब फॉरेन कंट्रीज में चले जाते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, उत्प्रवास कहेंगे। जन्म और मृत्यु के अंतर में जब हम आप्रवास और उत्प्रवास के अंतर को जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाती है वास्तविक वृद्धि दर। और ये वास्तविक वृद्धि दर किसकी होती है, हमारी जनसंख्या वृद्धि की होती है। इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है धनात्मक वृद्धि दर। धनात्मक का मतलब क्या है, पॉजिटिव। मतलब हमारी वृद्धि दर क्या हो रही है, पॉजिटिव है, बढ़ रही है। अभी देखो पॉजिटिव का मतलब क्या है, मान लो 2001 में हमारी वृद्धि दर थी 2%, 2011 में हमारी वृद्धि दर हो गई 5%। मतलब ये हमारी जो वृद्धि दर है ये क्या हो रही है, नेचुरली बढ़ रही है, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो ये जो 5 है ये हमारी क्या है, धनात्मक वृद्धि दर है। तो ये धनात्मक का मतलब क्या होता है, जब वृद्धि दर जो है इनिशियल ईयर से दूसरी जो समय अंतराल में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो हो गई हमारी धनात्मक वृद्धि दर। धनात्मक वृद्धि दर में क्या होता है, हमारी जो जन्म दर होती है वो ज्यादा होती है किससे, मृत्यु दर से। मतलब जन्म दर मृत्यु दर से क्या है, ज्यादा है, और मृत्यु दर जन्म दर से कम है। पर हमने किया था कि जनसंख्या को 3 चीजें प्रभावित करती है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो इसमें क्या होता है, प्रवास भी बढ़ जाता है। मतलब धनात्मक वृद्धि दर कब होती है, जब जन्म दर और प्रवास मृत्यु दर से क्या होती है, ज्यादा होते हैं, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, धनात्मक वृद्धि दर। इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है इसमें वो है ऋणात्मक वृद्धि दर। अभी देखो ऋणात्मक वृद्धि दर बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ऋणात्मक वृद्धि दर में क्या होती है, जन्म दर कम होती है किससे, मृत्यु दर से। मतलब जन्म दर मृत्यु दर से कम होती है और मृत्यु दर जन्म दर से ज्यादा होती है, और प्रवास भी कम होता है।
प्रवास मतलब दूसरे देश से आने वाले लोगों की जो संख्या है वो क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई। मतलब जन्म दर और प्रवास मृत्यु दर की बजाय कम होता है, तो यहाँ पे हमारी क्या गई, ऋणात्मक वृद्धि दर। अभी देखो हमने किया था कि 2001 में हमने माना था कि जो वृद्धि दर है वो 2% है, बट 2011 में अगर वो 1.5% है तो इसका मतलब ये हमारी क्या है, ऋणात्मक वृद्धि दर है। वृद्धि दर मतलब जो इनिशियल वैल्यू से क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक वृद्धि दर कहेंगे। तो ये हमारे वृद्धि दर के कुछ कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम करेंगे जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। हमारी जनसंख्या जो वृद्धि है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो हमारी जनसंख्या वृद्धि को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। वाले कारक। जनसंख्या वृद्धि को 3 कारक प्रभावित करते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक है, तो जन्म दर क्या होती है, जन्म दर क्या है, जन्म दर जिसे हम क्या कहेंगे, बर्थ रेट। मतलब एक वर्ष में 1000 स्त्रियों द्वारा जिन बच्चों को जन्म दिया जाता है और उनमें से जो जीवित जो बच्चे हैं उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे, जन्म दर कहेंगे। तो इसमें हम जो जन्म दर है वो क्या निकालेंगे, क्रूड बर्थ रेट। ये नहीं है कि जो जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं वो जीवित ही पैदा हो। देखो कई बार क्या होता है, जो बच्चे हैं वो मृत रूप में भी क्या होते हैं, पैदा होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जन्म दर में वही काउंट करते हैं जो जीवित है। एक साल के अंदर 1000 बच्चों में वो बच्चे जो जीवित रूप में क्या हुए हैं, जिनका जन्म हुआ है, जो जीवित है। ठीक है, तो जो हमारी क्रूड बर्थ रेट होती है उसे हम क्या कहेंगे, अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर में क्या होता है, जो जीवित बच्चों की जो संख्या है बटे में हम उसे किससे डिवाइड करेंगे, पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन का मतलब है जनसंख्या से, और हम उसे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अशोधित जन्म दर वो होती है जब जीवित बच्चों की जो संख्या होती है उसे उसी वर्ष, जिन वर्षों में इन्होंने जन्म लिया है उस वर्ष में के मध्य में जो पॉपुलेशन हम काउंट करते हैं, ये जो पॉपुलेशन क्या होती है, ये वर्ष के मध्य में काउंट की जाती है। उस पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको भाग दे रहे हैं और उसके बाद उसे 100 से गुना कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, अशोधित जन्म दर आ जाती है। इस तरह से मृत्यु दर, ये नहीं है कि जन्म दर अकेली ही जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती है, ऐसा नहीं है। मृत्यु दर भी जनसंख्या वृद्धि को क्या करती है, प्रभावित करती है। हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं कि अगर मृत्यु दर जन्म दर से ज्यादा होती है तो हमारी जनसंख्या वृद्धि जो है वो किस में चली जाती है, ऋणात्मक में चली जाती है। तो मृत्यु दर में हम अशोधित मृत्यु दर कैसे निकालते हैं, अशोधित मृत्यु दर का मतलब क्या है, ऐसे बच्चे जो एक साल में 1000 बच्चों में जिन बच्चों ने जन्म लिया है उनमें से जो मृत जो बच्चे हैं उनकी संख्या, मतलब जो जीवित बच्चे हैं उनकी नहीं, उनके अलावा जो बच्चे जो मृत रूप में जो पैदा हुए हैं उन बच्चों की संख्या को हम क्या कहेंगे, अशोधित मृत्यु दर कहेंगे। मृतकों
की संख्या बटे में पॉपुलेशन, और इस पॉपुलेशन को हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, क्योंकि अगर हमने दर निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, तो हम उस चीज को किससे गुना करते हैं 100 से गुना करते हैं। तो ये वही है वर्ष के मध्य, उसी वर्ष के मध्य में जो जनसंख्या काउंट की जाती है, उससे जब हम मृत बच्चे जो पैदा हुए हैं 1000 बच्चों में से जो बच्चे मृत रूप में पैदा हुए, उनकी संख्या को जब हम उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी आ जाती है अशोधित मृत्यु दर। इसके बाद जो तीसरा कारक है जो हमारी जनसंख्या को प्रभावित करता है, वो है प्रवास। प्रवास जिसे हम माइग्रेशन कहते हैं। प्रवास का मतलब ये है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं या दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे प्रवास। तो प्रवास में हम 2 चीजें करते हैं। देखो, एक तो होता है उद्गम स्थल, उद्गम, और दूसरा क्या होता है गंतव्य। अभी उद्गम का मतलब क्या है कि जिस जगह हमने जन्म लिया है, मान लो हम हरियाणा के निवासी हैं, मतलब हम नेटिव कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं, बट कुछ हम क्या करते हैं, हरियाणा से कहाँ पे पलायन कर जाते हैं, महाराष्ट्र में चले जाते हैं या अदर स्टेट्स में चले जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे जाके हम बस जाते। तो जो हमारा उद्गम स्थान होगा वो कौन सा है, हरियाणा है, ठीक है, और हमारा गंतव्य स्थान कौन सा है, जहां पर जाकर हम बस गए हैं, गंतव्य, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, गंतव्य स्थान है। तो प्रवास में उद्गम और गंतव्य होता है। जैसे कि नदियों के बारे में आपने किया होगा कि गंगा नदी जहां से निकल रही है वो उसका उद्गम है, कहां पे जाके मिल रही है, बे ऑफ बंगाल में मिल रही है, तो वो उसका क्या है, गंतव्य है, ठीक है। तो ये प्रवास में हमारा उद्गम स्थान होता है। लोग उद्गम स्थान से जब दूसरी जगह चले जाते हैं किसी गंतव्य स्थान को, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रवास कहेंगे। प्रवास भी आगे 2 तरह के होते हैं, एक होता है आप्रवास और दूसरा होता है उत्प्रवास। आप्रवास, आना, ठीक है, मतलब जब लोग दूसरे देश से किसी हमारे देश में आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आप्रवास हो गया। उत्प्रवास, हमारे देश के लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, वो क्या हो गया, उत्प्रवास हो गया। इसी तरह से दूसरे स्टेट के लोग जब हमारे स्टेट में आ रहे हैं, तो वो हो गया आप्रवास। हमारे स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में जाके बस रहे हैं, तो वो हो गया उत्प्रवास। तो प्रवास भी हमारा कितने टाइप का है, 2 टाइप का है। ये प्रवास क्या करता है, हमारी जनसंख्या को प्रभावित करता है। अगर हमें वास्तविक जनसंख्या दर निकालनी होती है, तो हमें इनका अंतर निकालना बहुत जरूरी होता है। अभी आगे हम करेंगे कि हमारी जो प्रवास है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, तो 2 कारक हैं, एक है प्रतिकर्ष कारक, दूसरा हमारा है अपकर्ष कारक, अपकर्ष कारण। अभी ये कुछ कारक है जो हमारी इसको प्रवास क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अभी प्रतिकर्ष कारक में कहा जाता है, मतलब जो चीजें क्या है, बिल्कुल प्रतिकूल है, ठीक है, हमारे लिए, तो वो हमारे किस में आ जाते हैं, प्रतिकर्ष कारक में आ जाते हैं। मतलब उस प्रतिकूलता के कारण हम क्या करते हैं, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो इसमें आ जाता है हमारे रहन सहन की विषम दिशाएं, ठीक है, मतलब हमारा जो रहन सहन है वो बहुत कठिनाई में हो रहा है, मतलब ऐसी जगह पे हो रहा है जो हमारे लिए क्या है, अप्रतिकूल है, अनुकूल
नहीं है। दूसरा हमारा आ गया बेरोजगारी। मतलब कई बार हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बेरोजगारी के कारण भी हम एक जगह को छोड़कर कहाँ पे चले जाते हैं, दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया रहन सहन, बेरोजगारी हो गया, अशांति। कई बार हमारे अगर एरिया में अशांति फैली हुई होती है, राजनीतिक अशांति फैल जाती है, तो हम क्या करते हैं, उस एरिया को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर बस जाते हैं। कई बार वहाँ का अगर हमारा जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो बहुत ही एक्सट्रीम है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड है या जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो उसके कारण भी हम क्या करते हैं, उस जगह को छोड़कर ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे मतलब अनुकूल हमें क्या मिलता है, वातावरण मिलता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रतिकर्ष कहेंगे। मतलब प्रतिकूल वातावरण के कारण अगर हम प्रवास कर जाते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रतिकर्ष कारक कहेंगे। इसके बाद हमारा आता है अपकर्ष कारक। अपकर्ष मतलब कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण हम दूसरी जगह पे प्रवास कर जाते हैं, बट वो कारण क्या होते हैं, बहुत ही अनुकूल होते हैं। तो इसमें हमारा आ जाता है रहन सहन की अच्छी अवस्थाएं। मतलब हम ये देखते हैं कि शहरों में रहन सहन बहुत अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र से कहाँ पे चले जाते हैं, शहर की तरफ चले जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं वहां पे रोजगार के अवसर, क्योंकि हमें पता है शहरों में रोजगार के अवसर बहुत अच्छे, वहां पे चले जाते हैं। कई बार क्या करते हैं हम, एजुकेशन मतलब शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी हम क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। मतलब हम जब प्रवास करते हैं अनुकूल परिस्थितियों के कारण, तो हम उसे कहेंगे अपकर्ष कारक कहेंगे। ये कारक है जिनके कारण हमारे प्रवास प्रभावित होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट